फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट विवाद को लेकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा विरोध सामने आया है। दिवाकर बनर्जी, परेश कामदार, लिपिका सिंह, निष्ठा जैन, आनंद पटवर्धन समेत 10 फिल्मकारों ने सरकार को नेशनल अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। अपने राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड लौटाने के पीछे कारण ये बताया गया कि कुलवर्गी जैसे तर्कशास्त्रियों को मार डाला जाता है, तो दूसरी तरफ FTII में तमाम विरोध के बावजूद सरकार गजेंद्र चौहान को चेयरमैन बनाकर रखती है। उधर FTII छात्रों ने गजेंद्र चौहान को चेयरमैन बनाए जाने के फैसले के खिलाफ 139 दिन पुरानी भूख हड़ताल खत्म कर दी। गजेंद्र चौहान ने छात्रों के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो नई और बढ़ी हुई ताकत के साथ फिर से विरोध करेंगे और उनका आंदोलन नई सूरत में सामने आएगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से बीजेपी पर तीखे हमले जारी हैं। KDMC चुनाव के प्रचार के दौरान उद्धव ने कहा है कि क्या बीजेपी का खून हरा हो गया है? पहले पाकिस्तान का विरोध करते थे, अब समर्थन करते हैं। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच कर रही CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि सनातन संस्था के 2 सदस्य उसके रडार पर हैं और दोनों को लेकर जांच जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोविंद पानसरे मर्डर केस की जांच कर रही SIT की प्रगति पर संतुष्टि जताई है। ठाणे के बिल्डर सूरज परमार खुदकुशी मामले में 4 कॉर्पोरेटर के नाम सामने आ रहे हैं। इनके नाम सुसाइड नोट में लिखे हुए थे। गिरफ्तारी के डर से चारों कॉर्पोरेटर अंतरिम जमानत के लिए ठाणे कोर्ट पहुंचे। याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस के विक्रांत चव्हाण, MNS से निलंबित सुधाकर चव्हाण, NCP के नजीब मुल्ला और हनुमंत जगदाले शामिल हैं। कोर्ट सुधाकर चव्हाण की याचिका पर आज और बाकी तीनों की याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिर अस्पताल में है। जेल सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी को तेज बुखार है। डॉक्टरों को शक है कि इंद्राणी को डेंगू हो सकता है। खराब तबीयत के चलते इंद्राणी को भाईकला जेल से JJ अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में बिना पासपोर्ट वीजा के रह रहे 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर फर्जीवाड़े के नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने यवतमाल में बांग्लादेशी नागरिक के लिए जाली प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग 3000 रुपए में फर्जी कागजात बनाते थे। महाराष्ट्र में दाल जमाखोरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई जारी है। अब तक 67,000 टन दालें जब्त की जा चुकी हैं। ठाणे में क्राइम ब्रांच ने 138 गोदामों पर छापा मारा और करीब 120 करोड़ रुपए की दाल जब्त की। दुबई, तंजानिया से आयात की गई दाल 1 महीने से छुपाकर यहां रखी गई थी। इस मामले में 3 व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल भवन में गोमांस की अफवाह पर दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी है। गृह मंत्रालय ने माना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोई गलती नहीं की और PCR कॉल आने पर पुलिस ने रूटीन के तहत मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में शिकायत करने वाले हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने फिर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में भूकंप से निपटने की तैयारियों पर केंद्र और राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने भूकंप के नुकसान से बचने में बरती जा रही लापरवाहियों पर NDMC को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या हमने नेपाल और पाकिस्तान में हुई त्रासदी से कोई सीख नहीं ली? दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से फैल रही गंदगी पर NGT ने चीफ सेक्रेटरी और सभी MCD को नोटिस भेजा है और 30 अक्टूबर तक इस पर जवाब मांगा है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी यूनियन दिल्ली में सफाई कर्मियों को उनका काम करने से नहीं रोके। दिल्ली सरकार की कमाई इस साल अब भगवान भरोसे है। जिस वैट से दिल्ली के कुल बजट यानी कि 41,000 करोड़ का आधा से ज्यादा हिस्सा आने की उम्मीद थी, सरकार वहीं मुश्किल में दिख रही है। कई बार ट्रेड और टैक्स विभाग के कमिश्नर बदले जाने के बाद और यहां तक कि पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने के बावजूद सरकार के खजाने में अब तक सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए ही आए हैं। नॉन नेट स्कॉलरशिप को बंद करने को लेकर UGC के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली पुलिस का झूठ सामने आ गया है। इस मामले में छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है।
जबकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। पुलिस के दावे को खारिज करते हुए छात्र संगठनों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पुलिस छात्रों से मारपीट करती हुई नजर आ रही है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने दिल्ली आईआईटी में टाउन हॉल में छात्रों के सवालों के जवाब दिए। जवाब सुनने आईआईटी दिल्ली में छात्रों का बड़ा हुजूम मौजूद था। करीब 1000 छात्रों के साथ शिक्षक और युवा उद्योगपति भी थे। मार्क जकरबर्ग का ये दूसरा भारत दौरा है। ईस्ट दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों ने सैलरी न मिलने पर जमकर प्रदर्शन किया। ईडीएमसी दफ्तर के बाहर ये टीचर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि उन्हें 2 महीने से तनख्वाह और एरियर दोनों नहीं मिला है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में दाल के गोदाम में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने छापा मारा। गोदाम में लगभग 550 क्विंटल दाल का स्टॉक था, लेकिन गोदाम मालिक के पास कोई भी रसीद मौजूद नहीं थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सारा माल जब्त कर लिया है। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा में किन्नरों का प्रवेश करने पर रेहड़ी पटरी वालों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस झड़प में कई किन्नर घायल हो गए। दरअसल बस अड्डे में किन्नरों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उधर किन्नरों का कहना है कि वो बस पकड़ने के लिए आए थे, जब 40-50 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे पर तस्करी कर ले जा रहे 123 कछुए के बड़े खेप को पकड़ा है। पुलिस ने कछुए ले जा रही महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने पुलिस को बताया कि पकड़ा गया कछुआ इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल है, जिसे बिना लाइसेंस के बेचना अपराध है। केंद्र सरकार डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस से छोटा राजन पर डोजियर मांगा है। छोटा राजन के खिलाफ 70 से 72 मामले दर्ज हैं और इसी बारे में अब सारी डिटेल जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन फिलहाल इंडोनेशिया पुलिस के कब्जे में है। छोटा राजन का कहना है कि उसे दुश्मन गैंग से डर नहीं लगता। छोटा राजन से जो जानकारी मिलेगी उससे देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम पर भी शिकंजा कसने में आसानी होगी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जोर देकर कहा है कि उनके देश ने डॉन दाऊद इब्राहिम को नहीं छुपाया है। बासित ने कहा कि भारत सरकार के पास भी दाऊद के ठिकाने को लेकर ठोस जानकारी नहीं है। बासित बेंगलोर में इंटरनेशनल सेंटर के थिंक टैंक की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। बासित ने कहा उनका देश हिंसा और आतंक की वजह से बहुत कुछ झेल चुका है और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी चैनल डॉन न्यूज को दी इंटरव्यू में अजीज ऊफा समझौते के सवाल पर भड़क गए और कहा कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का दावा भी बराबरी का है। सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका या भारत के दबाव में आकर लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं है। भारत के साथ एनएसए स्तर की बातचीत को लेकर अजीज का कहना था कि जब तक भारत सभी मुद्दों पर बात करने की शर्त नहीं मानता तब तक बात नहीं होगी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके की एक मोबाइल दुकान पर 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर लूटपाट के इरादे से फायरिंग की। इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद मोबाइल दुकानदार का परिवार डरा और सहमा हुआ है। पुलिस दुकान पर लगे सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। यूपी के संभल में नर्सरी मालिक की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। नर्सरी मालिक की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपनी बहन और 2 लोगों के साथ मिलकर की थी। प्रेमिका के शादीशुदा कारोबारी के साथ 1.5 साल से रिश्ते थे, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। जब नर्सरी मालिक ने शादी का दबाव डाला तो प्रेमिका ने निकाह के बहाने बुलाकर उसकी ही लग्जरी गाड़ी में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत होने से परिवार के लोग भड़क उठे। रिश्तेदारों ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवा दिया।
यूपी के मैनपुरी में पुल के निर्माण के समय जेसीबी मशीन लोअर गंगा नहर में गिर गई। मशीन के साथ काम कर रहे 3 लोग भी पानी में गिर गए। 2 पानी के साथ बहने लगे और एक मशीन पर काफी देर तक फंसा रहा। गांव वाले तीनों को सुरक्षित किनारे लाने में कामयाब रहे। टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज आज अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करेंगे। पंजाब के फगवाड़ा के पास कबाना होटल में हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी है। शादी में भज्जी के करीबी दोस्तों के अलावा कई क्रिकेटरों के शरीक होने की संभावना है। शादी में मेहमानों को लजीज खाना परोसने के लिए विदेशों से शेफ बुलाए गए हैं। शादी के बाद 31 अक्टूबर को भज्जी गुड़गांव में कॉकटेल पार्टी देंगे और 1 नवंबर को दिल्ली के होटल ताज पैलेस में रिसेप्शन पार्टी होगी।